जी अस्सलाम वालेकुम। तो हमें ओके आज हमने डिस्कस किया था ग्रुप में भी कि आज टॉपिक हमने इम्यूनिटी का पढ़ना है। तो वो स्टार्ट करते हैं इम्यूनिटी को। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि इम्यूनिटी होती क्या है। तो इम्यूनिटी एक्चुअल में एक एबिलिटी का नाम है बॉडी, लिविंग थिंग्स में एक एबिलिटी का नाम। सो इट्स द एबिलिटी ऑफ द बॉडी। अब इस एबिलिटी में क्या होगा, दो फैक्टर हैं। सबसे पहले बॉडी रिकग्नाइज करती है, रिकग्नाइज द एंट्री ऑफ इन्वेडर्स। इन्वेडर्स कहते हैं अटैक करने वाले को, जो बॉडी पे अटैक करता है। जो बॉडी है वो इस बात को आइडेंटिफाई करेगी, रिकग्नाइज करेगी कि बॉडी पे अटैक कहाँ से हुआ और किसने किया, और इसके रिस्पॉन्स में फिर बॉडी जो है वो एक्टिवेट करेगी, एक्टिवेट सेल और सेल प्रोडक्ट। सो सेल और सेल प्रोडक्ट को एक्टिवेट करेगी, जिससे वो जो सेल और सेल प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रॉय करेंगे एंटीजन को, सो दैट वो फर्दर प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके। इस एबिलिटी ऑफ द बॉडी को हम नाम देते हैं, ये क्या है, ये इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी की डिटेल पढ़ने से पहले फर्स्ट एक और चीज डिस्कस है यहाँ पर हमारी बुक्स में, और वो डिफेंस लाइन के हवाले से है। डिफेंस लाइन और इम्यूनिटी में फर्क होता है। और फर्क क्या है कि ओवरऑल जो बॉडी का जम्स के अगेंस्ट जो कहते हैं फाइट करने का जो सिस्टम है, या उसको प्रोटेक्ट करने का जो वे है, दैट्स कॉल्ड एज डिफेंस सिस्टम। तो हम पहले देखते हैं जो हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है वो क्या है। सो डिफेंस लाइंस। अच्छा हाँ ठीक है, मैं वो कर लेता हूँ। तो आप अभी आए हैं, मैसेज अभी मैंने देखा, मैं पहले वो चले वो कर लेता हूँ। कल वाला टॉपिक दिखा देते हैं जिसमें हमने लिपिड्स की बात की थी, फिर दोबारा इसके दिखा देता हूँ। देखिए ये था ना टेबल, ओवरऑल जो सिक्स सिस्टम था। जो असाइल ग्लिसरॉल है ये सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, और उससे हमें क्या मिलता है, एक ग्लिसरॉल मिलता है, क्योंकि असाइल ग्लिसरॉल में एक ग्लिसरॉल होता है। ग्लिसरॉल बनाता है G3P को। ठीक है। अब G3P जो है वो किससे गुजरेगा, G3P गुजरेगा प्रिपेटरी फेज से। तो ड्यूरिंग द प्रिपेटरी फेज जो है G3P कन्वर्ट होगा पायरुवेट में, और उससे क्या बनेगा, एक बनेगा NADH, जिससे तीन एटीपी बनते हैं आगे जाके, और दो एटीपी बनते हैं एक G3P से ड्यूरिंग द प्रिपेटरी फेज। ठीक है। तो ये पॉइंट हमने बात की थी। फिर उसके बाद पायरुवेट जो है वो आगे क्रब साइकिल में जाएगा। क्रब साइकिल के सॉरी पायरुवेट की पायरुवेट की सिर्फ ऑक्सीडेशन होगी, एसिटाइल कोए बनेगा। इस दौरान वन NADH बनता है, तो उससे तीन एटीपी बनते हैं। फिर वो जो एसिटाइल कोए है वो क्रब साइकिल में एंटर होता है। अब क्रब साइकिल में तीन NADH बनते हैं, एक FADH2 बनता है और एक ATP मॉलिक्यूल बनता है। तो थ्री NADH नाइन एटीपी बनाएंगे, दो एक FADH2 दो एटीपी बनाएंगे। तो अगर आप इसको सम अप करें तो ऊपर से लेकर G3P से कितने एटीपी बनते हैं,
3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 9 17, 17 + 2 19 और +1 20। तो 20 ATP हो गए फ्रॉम 1G3P मॉलिक्यूल। ये बात क्लियर हो गई? जी ये बात क्लियर हो गई। जल्दी से बता दें ताकि मैं फिर आगे कंटिन्यू करूँ। अच्छा, अब दूसरी तरफ क्या है कि जो असाइल ग्लिसरॉल है उससे क्या बनना है, फैटी एसिड। अब अगर 18 कार्बन वाला फैटी एसिड है ना, अगर हमारे पास 18 कार्बन वाला फैटी एसिड है तो उससे 9 एसिटाइल कोए बनेंगे। अभी हमने एक एसिटाइल कोए की कैलकुलेशन की है। एक जो एसिटाइल कोए है वो ये प्रोडक्शन करता है, ये कंप्लीट। तो इसको अगर हम ऐड अप करें, 9 + 2 कहते हैं 11, 11 + 1 12। तो 12 हो गए। उसको मैंने सेपरेटली कैलकुलेट ऊपर किया हुआ है यहाँ पे। 9, ये 9 बेसिकली क्या है, क्योंकि एक करब साइकिल, इस एक एसिटाइल कोए से एक करब साइकिल, उसमें 3 NADH बन रहे हैं। तो टोटल जो है वो 9 एसिटाइल कोए से 9 क्या है, करब साइकिल है। तो 9 करब साइकिल में कितने बनेंगे, 9 × 9, तो 81 ATP आ जाएंगे। फिर एक एसिटाइल कोई से करब साइकिल चूंकि 9 है और एक करब साइकिल में 2 FADH2 है, तो ये कैलकुलेशन आ गई किस चीज की, NADH की। ये कैलकुलेशन हो गई FADH2 की। और ये चूंकि एक करब साइकिल में एक ATP बनता है, 9 में 9 बनेंगे तो वो 9 ATP आ जाएंगे। तो 81 + 18 और 9 108 इसमें टोटल जो है वो बन जाएंगे। किससे, अगर 18 कार्बन वाला फैटी एसिड है तो फिर नंबर ऑफ कार्बन के लिहाज से इसमें वेरी करेगा। ये भी क्लियर हो गया? अच्छा, चलिए हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हम बात कर रहे थे डिफेंस लाइन की। अब हमारी बॉडी में डिफेंस लाइन जो है वो कैटेगराइज है 3 डिफरेंट जो है वो लेवल्स में। और वो 3 डिफरेंट लेवल्स जो है वो किस तरह से हम कहते हैं, फर्स्ट डिफेंस लाइन है, उसके बाद सेकंड डिफेंस लाइन है, और फिर जो है उसके बाद लास्ट जो है उसे हम कहते हैं ये क्या, ये थर्ड डिफेंस लाइन। जो फर्स्ट डिफेंस लाइन है इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। फर्स्ट डिफेंस लाइन में हम कहते हैं हमारे बॉडी में डिफरेंट जो फर्स्ट फिजिकल बैरियर है ना, ये फर्स्ट डिफेंस लाइन में आते हैं। अब फर्स्ट डिफेंस लाइन में फिजिकल बैरियर में फर्दर क्या चीजें आएंगी, स्किन आती है, लेकिन वैसे और चीजें लिख लेते हैं। फर्स्ट डिफेंस लाइन में सेकंड क्या चीज आती है, केमिकल। डिफरेंट जो केमिकल्स हैं वो फर्स्ट डिफेंस लाइन में आएंगे। एक मिनट जरा वेट कीजिए। वो आर डूइंग इम्यूनिटी फर्स्ट मैच। अच्छा, आपने ग्रुप देखा नहीं, ग्रुप में असल बच्चे कह रहे थे सर्कुलेशन रहने दें, आप इम्यूनिटी पढ़ा दें, इसलिए मैंने फिर इम्यूनिटी पढ़ा। अच्छा, फिजिकल बैरियर है, केमिकल बैरियर्स हैं, और फिर इसमें रिफ्लेक्सेस भी आते हैं हमारी बॉडी के डिफरेंट। तो ये डिफरेंट जो है वो फर्स्ट फर्स्ट डिफेंस लाइन में आए। अब फिजिकल बैरियर इसको मैकेनिकल भी कहते हैं, इसको हम मैकेनिकल भी कहेंगे।
सर आपने स्किन की एग्जांपल फिजिकल बैरियर में दी है। हाँ जी, मैंने लिखवाना है, वही लिखवाना है। स्किन जो है वो फिजिकल बैरियर में है। इसके अलावा जो म्यूकस होता है वो भी अ, एक एज ए बैरियर ही काम करता है, क्योंकि म्यूकस जो है ये हमारी डिफरेंट जो इंटरनल लाइनिंग है उनमें पाया जाता है, और डिफरेंट जो है वो रिस्ट्रिक्शन करता है कंपोनेंट्स को, ऑर्गेनिजम्स को, ताकि जो है वो क्रॉस ना कर सके, बॉडी के अंदर एंटर ना हो। तो म्यूकस, और फिर तीसरी चीज जो इसमें आती है वो ब्लड क्लोट जब बनेगा तो ब्लड क्लोट भी फिजिकल बैरियर में ही आएगा, क्योंकि ब्लड क्लोट एक तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए होता है, दूसरा वो उस जगह से जो एंट्री है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उसको भी सपोर्ट करता है। अब अगर हम केमिकल्स की बात करें कि कौन कौन से केमिकल्स जो है इन्वॉल्व होते हैं फर्स्ट डिफेंस लाइन के अंदर, तो सबसे पहले तो स्किन के रिगार्डिंग की अगर हम देखें तो केमिकल्स में फर्स्ट स्वेट आता है स्किन में, फ्रॉम द स्वेट ग्लैंड। और स्वेट के अंदर क्या चीज पाई जाती है, इसमें सॉल्ट्स होते हैं। इसके अलावा इसमें एंजाइम होता है लाइसोजाइम, जो किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। इसके अलावा हमारी स्किन में स्पीशियस ग्लैंड होते हैं, हमारी स्किन में। और ये जो स्पीशियस ग्लैंड है ये बनाते हैं सीबम। अब सीबम बेसिकली ऑयली सिक्रीशन होती है, और इसमें नेचुरल एंटीबायोटिक भी होती है, नेचुरल एंटीबायोटिक जो किल करती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फिर केमिकल्स में ही हमारा जो सलाइवा होता है वो रोल प्ले करता है, बिकॉज सलाइवा में भी बाइकार्बोनेट्स होते हैं, ये एज एंटीसेप्टिक काम करते हैं। और सलाइवा में एंजाइम लाइसोजाइम भी होता है, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करता है और डेथ कॉज करवाता है बैक्टीरिया की। उसके अलावा स्टमक में चले जाए हम, तो वहां पे भी जो एसिटिक पीएच होती है, HCl जो होता है, वो अफेक्ट करता है डिफरेंट माइक्रोब्स को, और एसिडिक इन्वायरमेंट की वजह से ग्रो होने नहीं देता बहुत सारे कहते हैं ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, और वो वहीं पे डेथ हो जाती है और बॉडी में एंटर नहीं हो पाते। तो ये फर्स्ट डिफेंस लाइन आती है। अब फर्स्ट डिफेंस लाइन को हम एक और नाम भी देते हैं, हम कहते हैं फर्स्ट डिफेंस लाइन ये नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक है, और इसके साथ साथ जो है ये बाय बर्थ होती है, बिकॉज ये सारे कंपोनेंट जो है ये बॉडी का हिस्सा है, बॉडी का पार्ट है, नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं और बाय बर्थ हैं, बाद में किसी भी एंटीजन के लिए स्पेसिफिकली क्रिएट नहीं किए जाते। अब फेडरल में स्किन के अकॉर्डिंग इसमें फर्दर और भी डिटेल मेंशन है कि स्किन जो है उसकी लेयर होती है, मतलब स्किन को आगे डिस्क्राइब किया हुआ है। ये स्किन की सबसे ऊपर वाली जो सरफेस होती है उसको हम नाम देते हैं कि वो डेड लेयर होगी और एपिडर्मिस होगी। जो फर्स्ट लेयर सबसे आउटर होती है वो क्या है, वो एपिडर्मिस है, जो डेड लेयर कहलाती है। एपिडर्मिस के नीचे जो है वो एग्जिस्ट करती है डर्मिस,
और जो ग्लैंड्स हैं असल में वो इसी डर्मिस में पाए जाएंगे, और कुछ स्वेट ग्लैंड जो होते हैं वो इससे नीचे वाली लेयर यानी हाइपोडर्मिस में पाए जाते हैं। यहाँ भी क्या होते हैं, ग्लैंड होते हैं। क्योंकि स्वेट ग्लैंड्स की टाइप्स होती हैं, टाइप्स करने की ऐसी जरूरत तो नहीं है, लेकिन ये पैटर्न के अंदर थोड़ी सी डिटेल जो है वो दी हुई है। और जो हेयर फॉलिकल एग्जिस्ट करता है वो असल में डर्मिस के अंदर होता है, हाइपोडर्मिस के अंदर नहीं पाया जाता। अब ये भी बात हमने पढ़ी कि जो सिलिएटेड एपिथेलियम होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक की, वो भी एज अ जो है वो फर्स्ट डिफेंस लाइन के तौर पे काम करती है। इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि जो म्यूकस है, ये जो लेयर होती है, ये भी एज अ फर्स्ट डिफेंस लाइन यानी एज अ बैरियर काम करेगी। फर्स्ट डिफेंस लाइन में क्वेश्चन किसी को तो बता दें। सर स्वेट ग्लैंड जो है वो हाइपोडर्मिस में आएंगे ना? दोनों होते हैं, डर्मिस में भी होते हैं और हाइपोडर्मिस में भी होते हैं। ठीक है, यस सर। क्योंकि स्वेट ग्लैंड की टाइप्स होती है। उसके बाद है सेकंड डिफेंस लाइन। अब सेकंड डिफेंस लाइन भी नॉन स्पेसिफिक ही होती है, यानी ये भी किसी एक अगेंस्ट स्पेसिफिकली जो है वो जनरेट नहीं की जाती। ये नेचुरली जो है वो बॉडी के पार्ट्स हैं, सेल्स हैं। फंक्शन ऑफ लाइसोजाइम, लाइसोजाइम जो होता है ये सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करता है बैक्टीरिया की, और उससे जो है वो डेथ हो जाती है बैक्टीरिया की। ये आपने पढ़ा भी हुआ है कि वो जो बैक्टीरियोफेज वायरस है वो भी टेल रिलीज करती है। और लाइसोजाइम एंजाइम स्पेसिफिकली जो है वो जो बैक्टीरिया की तो पेप्टाइड जो पोर्शन होता है उसको जो है वो किल कर डाइजेस्ट कर देता है ये एंजाइम लाइसोजाइम, जिससे सेल वॉल इंटैक्ट नहीं रह पाती और उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद सेकंड डिफेंस लाइन है, और सेकंड डिफेंस लाइन में जो फर्स्ट कंपोनेंट आता है वो हमारे डिफरेंट क्या है, फेगोसिटिक सेल्स है। डिफरेंट क्या है, फेगोसिटिक सेल्स है। इन फेगोसिटिक सेल्स में जस्ट लाइक एग्जांपल अगर बेसिक हम देखें तो कौन कौन सी बन सकती है, न्यूट्रोफिल बन सकता है। बिकॉज जो न्यूट्रोफिल होता है ये सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट वाइट ब्लड सेल है, और इसको माइक्रोफेज भी कहते हैं कि ये स्मॉल पार्टिकल्स को जो इंगल्फ करेगा वो यही माइक्रोफेज होगा। उसके अलावा मैक्रोफेज होते हैं। मैक्रोफेजेस के अलावा पाए जाते हैं नेचुरल किलर सेल, जो कि टाइप ऑफ क्या है, लिम्फोसाइट है। तो फर्स्ट कैटेगरी तो सेकंड डिफेंस लाइन में हमारे डिफरेंट जो क्या होंगे, फेगोसिटिक सेल्स होंगे जो फेगोसाइट करेंगे और जो है वो डिफरेंट कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है वो किल करते हैं। दूसरा जो कंपोनेंट आता है सेकंड डिफेंस लाइन में वो होता है फीवर। और तीसरा जो कंपोनेंट आता है सेकंड डिफेंस लाइन के अंदर वो इन्फ्लामेशन है। और इन्फ्लामेशन के अलावा कुछ प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स भी होती हैं जिसको कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कहते हैं, प्रोटीन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। अच्छा, एक बात और है कि जो फेगोसिटिक सेल्स है और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो होती है ना, ये सेकंड में भी आ सकती है और थर्ड में भी आ सकती है।
क्योंकि इनकी एक्टिवेशन कैसे होनी है ये डिसाइड करेगा कि ये सेकंड डिफेंस लाइन में आएगी या थर्ड डिफेंस लाइन पर। इसलिए फेगोसाइटिक सेल जो होते हैं और बाकी जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है ये दोनों में इन्वॉल्व हो सकती हैं। लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि जब थर्ड थर्ड कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन थर्ड डिफेंस लाइन में आएगी उस वक्त वो स्पेसिफिकली वर्क करेंगी, स्पेसिफिकली एक्टिवेट की जाएंगी फ्रॉम द थर्ड डिफेंस लाइन। और सम टाइम क्या होता है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो एंटीजेंस होती है ना वो भी डायरेक्टली एक्टिवेट कर देती है, जिससे क्या होता है एक्टिवेट होकर वो उनको डिस्ट्रॉय कर देंगी, तो उस वक्त फिर जो है वो सेकंड डिफेंस लाइन में आ जाएंगे। इसमें कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो होती है सेकंड और थर्ड डिफेंस लाइन दोनों में वर्क कर रही होती है। फिर इसमें कुछ केमिकल्स हैं इंटरफेरोन्स। इंटरफेरोन्स बेसिकली ये बिलोंग करते हैं साइटोकाइन से। वैसे फेडरल में इसको सेकंड डिफेंस लाइन के अंडर डिस्कस किया हुआ है, बट एक्चुअली जो है ये सिग्नल्स होते हैं, यानी बेसिकली सिग्नल्स मॉलिक्यूल हैं जो प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम द इन्फेक्टेड सेल, या फिर वो सेल जहां पे कोई इरिटेशन क्रिएट हो, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो लोकलाइज एरिया के अंदर बिकॉज ऑफ द एंटीजन। तो फिर ये सिग्नल जो है वहां से बनते हैं और ये सिग्नल जाके फिर जो है वो सेकंड थर्ड डिफेंस लाइन को जो है वो एक्टिवेट करते हैं ताकि वो डिस्ट्रॉय कर सके, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम या इन्फेक्शन जो है वो हो चुका होता है। और इंटरफेरोन्स को इंटरफेरोन्स इसलिए कहते हैं बिकॉज ये इंटरफेरेंस करते हैं वायरल रेप्लिकेशन भी। ये फैटी में भी है और फीटिंग में इसका लिखा हुआ है कि इंटरफेरोन स्पेशली प्रोड्यूस हो गए अगेंस्ट द वायरल अटैक। ठीक है, तो ये सेकंड डिफेंस लाइन है। अब जी तो जी, ये तो जो न्यूट्रोफिल्स आपने क्या बताया था इसमें अबंडेंट का कुछ? न्यूट्रोफिल्स माइक्रोफेज होते हैं। सबसे पहले जो इनकाउंटर करते हैं ना एंटीजन को वो न्यूट्रोफिल होते हैं, बिकॉज न्यूट्रोफिल जो है तादाद में ज्यादा होते हैं। इसलिए सबसे पहले जो एंटीजन को इनकाउंटर करेंगे, कहीं से भी एंटीजन एंटर हो रही होगी, वो न्यूट्रोफिल्स करेंगे बिकॉज ये तादाद में सबसे ज्यादा होता है। सर इन्फ्लेमेशन आपने ऐसे ही है स्टार्ट ना, जहां पे इन्फ्लेमेशन होगी वहां बेसिकली क्या होगा, ब्लड सप्लाई बढ़ेगी। और ब्लड सप्लाई बढ़ने से क्या होगा, वहां पे ज्यादा व्हाइट ब्लड सेल्स बाहर निकलेंगे। जब ज्यादा व्हाइट ब्लड सेल्स बाहर निकलेंगे तो उससे फिर क्या होगा कि व्हाइट ब्लड सेल्स से दाद वहां पे बढ़ेगी। कुछ इन्फ्लेमेशन जो है वो किस वजह से होती है, वो हिस्टामाइन केमिकल है जो जाकर ब्लड कैपिलरीज के दरमियान जो सेल स्पेस है ना उसको बढ़ा देता है। जी जी, क्या पूछ रहे हैं, दोबारा पूछ रहे हैं। सर आपने स्टार्ट में बताया था न्यूट्रोफिल्स का अबंडेंट इन। सबसे न्यूट्रोफिल्स मोस्ट अबंडेंट व्हाइट ब्लड सेल है ना। और सर नेचुरल किलर्स की आपने क्या बताया था, किसकी टाइप है ये? नेचुरल किलर सेल ये लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट की टाइप है। ठीक है, यस सर। ओके। अब हम बात करते हैं थर्ड डिफेंस लाइन। जो थर्ड डिफेंस लाइन है इसको हम कहते हैं ये पैसिफिक होती है, और इसी को हम नाम देते हैं कि ये क्या है, अडेप्टिव है। और थर्ड डिफेंस लाइन ही इम्यूनिटी बेसिकली इसी का नाम थर्ड डिफेंस लाइन। और थर्ड डिफेंस लाइन ही हमारा इम्यून सिस्टम है। और इम्यून सिस्टम का जो रिस्पॉन्सिबल है, जो हमारी बॉडी में दो सेल्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इम्यून सिस्टम के। वन इज द, वैसे एक सेल है लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट्स की दो टाइप्स होती हैं।
एक को हम कहते हैं बी लिम्फोसाइट, दूसरे को हम कहते हैं टी लिम्फोसाइट। फर्स्ट इज द बी लिम्फोसाइट और सेकंड है टी लिम्फोसाइट। अब ये कैसे काम करेंगे दोनों, बी एंड टी? अब हम इस पे बात करते हैं। देखिए सपोज हम पहले करते हैं कि ये हमारी बॉडी में कुछ एंटीजन एंटर हुई है। सपोज दैट ये हमारे पास क्या है, ये एंटीजन। और इन एंटीजन के ऊपर ये इनके सरफेस मॉलिक्यूल, सरफेस प्रॉपर्टी, यानी माइक्रोब्स हैं और उनके ऊपर ये स्पेशलाइज्ड मॉलिक्यूल लगे हैं, जिन स्पेशलाइज्ड मॉलिक्यूल्स को हम एंटीजन का नाम है। ठीक है। अब सपोज हम करते हैं कि ये हमारी बॉडी के मैक्रोफेजेस हैं। दिस वन इज मैक्रोफेज। अब इस मैक्रोफेज ने सपोज इस एंटीजन को फेगोसाइट कर लिया, और फेगोसाइट करने के बाद जब ये एंटीजन इस सेल के अंदर आ जाएगी तो एंजाइम्स की मदद से ये एंटीजन यहां पर आ गई है, नाउ दिस एंटीजन इज वेरी अनहैप्पी बिकॉज टाइम जो है वो आ गया है, आखिरी वक्त आ गया है, तो दिस एंटीजन इज क्राइंग आल्सो। ठीक है। अब हमारा जो मैक्रोफेज है वो इस एंटीजन को अपने एंजाइम की मदद से ब्रेक डाउन करेगा, और ब्रेक डाउन करने के बाद इसके मॉलिक्यूल्स को अपनी सरफेस के ऊपर अटैच कर ले। इस तरह से ये यहाँ पर क्या हो जाएंगी, ये यहाँ पर हमारे मैक्रोफेज के ऊपर अटैच हो जाएगी, जिसके बिहाफ पर हम अब इस मैक्रोफेज को कहते हैं कि ये मैक्रोफेज क्या है, ये मैक्रोफेज कहलाता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये क्या है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। जी, यहां तक क्वेश्चन किसी को तो बताया? कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन मैंने बताना सिर्फ, मैंने अभी सिर्फ इतना बताया कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का कि दे आर द पार्ट ऑफ द सेकेंड डिफेंस लाइन है। यहाँ तक क्वेश्चन किसी को तो बता दें। चलिए ठीक है। अब ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, ये सिग्नल देते हैं, ये आप अकेले एक्टिवेट करते हैं किसको,
जो हमारे लिम्फोसाइट सेल्स हैं उनमें से बी लिम्फोसाइट, यानी यहां से क्या हुआ, इसकी वजह से ये इस एंटीजन से केमिकल सिग्नल प्रोड्यूस हुआ और उसने इस बी लिम्फोसाइट साइट को एक्टिवेट किया। और जब एक्टिवेट होगा बी लिम्फोसाइट तो ये कन्वर्ट होता है दो सेल में, एक बी मेमोरी सेल और दूसरा ये कन्वर्ट होता है फिर प्लाज्मा क्लोन सेल के अंदर। अब जो प्लाज्मा क्लोन सेल हैं दे विल प्रोड्यूस द एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी जो मॉलिक्यूल होता है ये बेसिकली प्रोटीन इन नेचर होता है, और प्रोटीन जो है इसमें प्रोटीन जो चेन एग्जिस्ट करती हैं वो कितनी होती हैं, वो 4 चेन एग्जिस्ट करती है। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में कितनी चेन होगी, 4 चेन दो। अभी जो 4 चेन्स होती हैं ये दो टाइप्स में कैटेगराइज होती है। एक को हम कहते हैं ये हैवी चेन है, दूसरे को हम कहते हैं लाइट चेन। और हैवी और लाइट चेन में जो डिफरेंस होता है वो वेट के एतबार से क्लियर हो रहा है। तो वो ये है कि हैवी चेन के अंदर ये हैवी चेन होगी। अब इसको हैवी क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इसमें ज्यादा नंबर ऑफ अमीनो एसिड हैं, इसका वेट ज्यादा होगा, तो ये हैवी चेन कहलाएगी। दूसरी जो चेन होती है उसे हम कहते हैं वो लाइट चेन। तो ये बेसिकली साथ क्या है, लाइट चेन का है। अब ये लाइट क्यों है, ऑब्वियसली नेम इंडिकेट करे कि इसमें क्या होंगे, लेस नंबर ऑफ अमीनो एसिड होंगे, जिसका वेट क्या होगा, कम होगा, इस बेस पर हम कहते हैं ये लाइट चेन। अब दोनों हैवी जो लाइट चेन होती हैं ये यहाँ पे ये भी आपस में कनेक्टेड होती है और ये भी आपस में कनेक्टेड होती है, और दोनों हैवी चेन भी आपस में कनेक्टेड होती है। जो कनेक्शन होता है इनके दरमियान वो डाइसल्फाइड ब्रिज होता है इस तरह से। तो ओवरऑल एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के अंदर 4 जो है वो डाइसल्फाइड पाए जाते हैं, 2 बिटवीन द हैवी चेन एंड 2 बिटवीन द लाइट चेन। अब एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के रीजन्स होते हैं। जो अपर पार्ट होता है एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का, इसको हम कहते हैं ये वेरिएबल पार्ट। वेरिएबल पार्ट स्टैंड फॉर वी पार्ट स्टैंड फॉर वेरिएबल। अब इसको वेरिएबल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें नंबर और सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड क्या होंगे, वेरी करेंगे। तो वेरिएबल पार्ट वेरिएबल किस लिहाज से है, ऑन द बिहाफ ऑफ नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। और जो लोअर पार्ट होता है एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का उसको हम नाम देते हैं कि वो क्या है, वो सी पार्ट है। सी स्टैंड फॉर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रीजन। अब जो कांस्टेंट रीजन होता है, कांस्टेंट जो रीजन है ये कांस्टेंट होता है किसमें, कांस्टेंट इन सेम क्लास ऑफ एंटीबॉडी। और डिफरेंट होगा इन डिफरेंट क्लासेस ऑफ द एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी की जो क्लास है, क्लासेस ऑफ एंटीबॉडी जो है, क्लासेस ऑफ एंटीबॉडी वो 5 होती है। और वो 5 क्लासेस किस बेस पर हैं, ऑन द बेस ऑफ
ऑफ कांस्टेंट रीजन ऑफ द एंटीबॉडी, बिकॉज डिफरेंट क्लासेस के अंदर एंटीबॉडी की कांस्टेंट रीजन क्या होगा, डिफरेंट होगा। अच्छा, अब कौन सी क्लासेस है वैसे एंटीबॉडीज को हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इसको आईजी। अब जो क्लासेस है वो कौन कौन सी है, पहली जो क्लास है उसे कहते हैं आईजी ए, दूसरी क्लास को हम कहते हैं आईजी जी, तीसरी क्लास को हम कहते हैं आईजी एम, फोर्थ क्लास है आईजी ई, और फिफ्थ जो लास्ट क्लास है दैट इज द आईजी डी। तो ये 5 डिफरेंट क्लासेस ऑफ क्या है, एंटीबॉडी हैं, और हर जो कहते हैं इन्फेक्शन केस है, एंटीजन केस है, उसमें डिफरेंट टाइप्स की जो है वो एंटीजन एंटीबॉडी बनेगी। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं आईजीई जो होती है, जो हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, जो एलर्जी होती है ना, जो एलर्जिक रिएक्शन है उस दौरान जो एंटीबॉडी सबसे ज्यादा बनती है वो कौन सी होती है, वो आईजीई एंटीबॉडी होती है। हम दोबारा आते हैं जो हम बात पढ़े थे अबाउट एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी का जो अपर पार्ट जिसको हमने वेरिएबल पार्ट कहा था, इसको अगर हम देखें, ये जो रीजन होता है वेरिएबल पार्ट वाला रीजन, ये एक्चुअल में किस मकसद के लिए होता है, ये जो पार्ट होता है इसे हम नाम देते हैं ये एंटीजन बाइंडिंग रीजन होता है, एंटीजन बाइंडिंग रीजन। और इसीलिए वेरिएबल होता है बिकॉज एंटीजन डिफरेंट टाइप्स की होती है, इसीलिए मैंने ऊपर ये जो पहले डिफरेंट टाइप्स की एंटीजन बनाई है वो इसीलिए डिफरेंट टाइप्स की मैंने बनाई थी, ये बताने के लिए कि फॉर एग्जाम्पल ये एंटीजन 1 है, ये एंटीजन 2 है, ये एंटीजन 3 है। अगर इन तीनों के रिस्पॉन्स में अगर सपोज दैट हम कहते हैं आईजीए बनती है ना, तो इन तीनों के अगेंस्ट जो आईजीए बनेगी उसमें डिफरेंस किस चीज का आएगा, उसमें डिफरेंस आएगा वेरिएबल पार्ट। सी पार्ट जो है ये इन तीनों में क्या होगा, केस में सेम होगा, तभी तो आईजीए उसे कह रहे हैं। और अगर जो 1 और 2 है इनके अगेंस्ट आईजीजी बनती है और थर्ड के अगेंस्ट आईजीडी बनती है, तो इसका मतलब है कि जो है वो उस केस में कांस्टेंट रीजन की वेरिएशन भी आएगी और वेरिएबल की वेरिएशन भी आएगी। यानी वेरिएबल रीजन ऑफ एंटीबॉडी जो होता है ये सेम क्लास हो या डिफरेंट क्लास हो, इसने वेरी करना ही करना है। लेकिन जो कांस्टेंट पार्ट होता है एंटीबॉडी का, ये सेम क्लास में सेम होता है, डिफरेंट क्लास में डिफरेंट होता है। अब अगर जो कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग रीजन होता है, और ये क्वेश्चन बहुत दफा आ चुका है एमडी कैट में कि एंटीजन बाइंडिंग रीजन जो होता है एंटीबॉडी का, दैट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल पार्ट ऑफ हैवी चेन या वेरिएबल पार्ट ऑफ लाइट चेन या बोथ। तो आंसर क्या बनेगा, बोथ बनेगा, क्योंकि जो कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट है इसमें वेरिएबल पार्ट ऑफ हैवी चेन भी है और वेरिएबल पार्ट ऑफ क्या है, लाइट चेन। अब ये जो पार्ट होता है ना एंटीजन का ये हिस्सा, इसको हम कहते हैं ये हिंज रीजन है, क्योंकि इस रीजन से एंटीबॉडी फ्लेक्सिबल होती है और उसमें जो है वो चेंज आ सकता है। सो फ्लेक्सिबिलिटी के लिहाज से हम कहते हैं कि ये रीजन कौन सा है, ये रीजन हिंज रीजन है, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट होगी। एडजस्टमेंट इसलिए होगी क्योंकि जो एंटीजन की सरफेस है उसके ऊपर इसने जब बाइंड करना है, फॉर एग्जाम्पल ये एंटीजन जिसके अगेंस्ट ये बनी है, यानी इसकी शेप जो है वो इस तरह से है, ये वेरिएबल रीजन से शेप इस तरह से, इसका मतलब है कि इसने बाइंड करना है इस एंटीजन के साथ जिसकी सरफेस के ऊपर ये मॉलिक्यूल इस तरह से बाइंड, यहां। अब जब ये एंटीबॉडी आके यहां बाइंड बाइंड करेगी, इसने यहाँ पे आके इसे बाइंड करना है, तो इसने एडजस्टमेंट करनी है ताकि ये बाइंड करके यहाँ पे इसका हैवी चेन और प्लस जो है वो लाइट चेन जो है दोनों यहाँ पे ऐसे
एडजस्ट हो सके, ये दोनों चीज। अब दूसरा जो रीजन है इसका, मतलब ये जो दूसरा एंड आपके एनिमल के हैवी चेन का, वो एंड जो कि नीचे की तरफ है, टेल की तरफ है, वो कहाँ बाइंड करेंगे? क्योंकि अपर रीजन तो हो गया, वेरिएबल रीजन जो हो गया वो तो हो गया फॉर द बाइंडिंग ऑफ द एंटीजन। अब जो टेल दूसरा एंड है ना, इस एंड से जो एंटीबॉडी है ना, ये बाइंड करेगी इम्यून सेल के साथ। यानी यहां पर ये बाइंड करेगी हमारे मैक्रोफेजेस या फेगोसिटिक सेल के साथ। और एंटीबॉडी का काम क्या है? एंटीबॉडी का काम ये है कि एंटीबॉडी फैसिलिटेट करती है किस चीज को? फेगोसाइटोसिस। तो जो एंटीबॉडी, उसका फंक्शन क्या होगा कि एंटीबॉडी जी, अस्सलाम वालेकुम। लाइट चली गई थी, शुक्र है फौरन था। और किसी समय में बारह सर आप और बैटरी चला बंद हो गई। अच्छा बहरहाल, इसमें आ गया कि जो एंटीबॉडी जो होती है ये फैसिलिटेट करती है कि इसको फेगोसाइटोसिस। क्लियर?
और अगर हमारी बॉडी एंटीजन को डिस्ट्रॉय करे इस पूरे मैकेनिज्म जो भी हमने पढ़ा है, यानी बी लिम्फोसाइट की एक्टिवेशन से अगर एंटीजन डिस्ट्रॉय होगी तो हम कहते हैं दैट इम्यून रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज द ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। तो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स क्या है? ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स ये है कि जिसमें एंटीजन डिस्ट्रॉय हो विद द हेल्प ऑफ द बी लिम्फोसाइट। इसमें किसी को कैसे है तो मुझे बता दें जल्दी से, फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ आपको। इसी वाले से हम पढ़ते हैं, कंप्लीमेंट का भी यही पढ़ लेते हैं। अब कंप्लीमेंट प्रोटीन कैसे काम करती है इसको दैट मैं कहता हूँ कि ये एक क्या है, एंटीजन है, और इसकी सरफेस के ऊपर ये क्या है, एंटीबॉडी है, सॉरी एंटीजन। इसकी सरफेस के ऊपर ये क्या है, ये एंटीजन, और इस एंटीजन के साथ बाइंड करेगी एंटीबॉडी। तो यहां पर ऐसे एंटीबॉडी जो है ऐसे बाइंड कर जाएगी। सर ये एंटीजन के सरफेस पे एंटीजन होगी। एंटीजन असल में सेल्फ सरफेस मार्कर्स होते हैं ना। तो माइक्रोब को एंटीजन उसके सेल सरफेस मार्कर की वजह से कहते हैं ना। ठीक है। सर आपकी आवाज कट रही थी, समझ नहीं आई। मैं कह रहा हूं कि एंटीजन को किसी भी माइक्रोब को एंटीजन जो हम कहते हैं वो उसके सेल सरफेस मार्कर की बेस पे कहते हैं ना। एंटीजन आर सेल सरफेस मार्कर्स। यस सर। हाँ, तो उस वजह से हम एंटीजन कह रहे होते हैं, पूरे माइक्रोब्स को एंटीजन कह रहे होते हैं, हालांकि उसका एक मॉलिक्यूल एंटीजन होते हैं। क्लियर? यस सर। ओके। अच्छा देखिए, अब ये इस एंटीजन के साथ क्या बाइंड हो गया है, इस एंटीजन के साथ ये एंटीबॉडी जो है वो बाइंड हो गई है। अब जब ये एंटीबॉडी बाइंड हुई है तो ये एक्टिवेट करेगी किसको, कंप्लीमेंट प्रोटीन को। तो क्या होता है कि इसके साथ सीक्वेंस के साथ वन बाय वन कंप्लीमेंट प्रोटीन आके बाइंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या होगा, इसके साथ आके एक कंप्लीमेंट प्रोटीन बाइंड करेगी, फिर दूसरी कंप्लीमेंट प्रोटीन आके बाइंड करेगी, फिर इसके बाद क्या होगा, थर्ड कंप्लीमेंट प्रोटीन आएगी, फिर इसके बाद फोर्थ कंप्लीमेंट प्रोटीन आएगी। फिर इस तरह कंप्लीमेंट प्रोटीन आती रहेंगी और सीक्वेंस के साथ क्या होगा, अटैच इसके साथ ऐसे होती रहेगी। फिर इनकी अटैचमेंट से क्या होगा, इनकी अटैचमेंट से असल में ये होगा कि आप कह लें एंड जो कंप्लीमेंट प्रोटीन है वैसे नोकदार होगी, और फिर क्या होगा, यहां से ये टूट जाएगी और ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये ऐसे आकर इस बखीरे के ऊपर गिर जाएगा, जैसे पहाड़ गिरा है उसके ऊपर आके। जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो इसके ऊपर आके लास्ट में गिरी है, ये क्या करेगी, ये इसके ऊपर इसकी मेम्ब्रेन में क्या करेगी, ये पोर जनरेट कर देगी, सुराख हो जाएगा। फिर इस सुराख से यानी पोरस होगा, इससे क्या होगा, फिर एंजाइम जो है वो यहां से क्या होंगे, हमारी बॉडी के एंजाइम इसमें एंटर होना शुरू हो जाएंगे बैक्टीरिया के अंदर। और जब एंजाइम एंटर होंगे तो वो एंजाइम जाकर बैक्टीरिया की जो है वो डेथ कॉज करवा देंगे। इस तरह से कंप्लीमेंट प्रोटीन जो है वो सेल मेम्ब्रेन को पंचर कर कर, पोर क्रिएट कर कर उसके अंदर जो है, इसको परफोरिन भी नाम देते हैं, इसको परफोरिन सिस्टम कहते हैं बिकॉज ये पोर क्रिएट करता है। परफोरिन, बिकॉज इसने क्या क्रिएट किया, इसने पोर क्रिएट किया। क्लियर? सर एंजाइम देंगे। क्या हुआ? सर आपने भी क्या बताया कि पोर्स की वजह से एंजाइम, हो जाएंगे। एंजाइम इनमें एंटर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है।
आगे बात समझ। यस सर। दूसरा हमारे पास है ये टी लिम्फोसाइट। अब टी लिम्फोसाइट की जो है वो 4 डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जो पहली टाइप इसे कहते हैं हम हेल्पर टी लिम्फोसाइट। दूसरी जो टाइप होती है उसको हम नाम देते हैं नेचुरल किलर सेल। ये भी हमने ऊपर बात की, नेचुरल किलर सेल। या बात बुक्स में इसी को लिखा होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल। ठीक है। तीसरी जो टाइप होती है टी हेल्पर लिम्फोसाइट की, उसको हम नाम देते हैं मेमोरी टी सेल। और मेमोरी टी सेल क्या करेगा? मेमोरी टी सेल जो है ये मेमोराइज करेगा इंफॉर्मेशन को, और इन फ्यूचर जो काम आनी होगी वो, जिस तरह से बी मेमोरी सेल बना है वैसे टी मेमोरी सेल बनता है। तो तीसरी टाइप कौन सी है इसकी? मेमोरी सेल। और फोर्थ जो टाइप होती है उसे हम कहते हैं सप्रेसर सेल। अब जो सप्रेसर सेल है ये, इसका काम क्या होता है कि ये सप्रेस करता है एक इम्यून रिस्पॉन्स को। जब एक दफा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा तो ये सप्रेस कर देगा, उसको रोक देगा, बिकॉज अब फर्दर जो है वो रिस्पॉन्स उसका रिक्वायर्ड नहीं हो। तो इसलिए इसका इसका नाम हम रखते हैं सप्रेसर टी सेल। अब अगर ये इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो विद द हेल्प ऑफ द टी लिम्फोसाइट, फिर हम उसको नाम देते हैं कि वो क्या है? सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स। सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स। और हमारी बॉडी में जो मेजर इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो सेल मीडिएट ही होता है। यानी जो मेजर इम्यून रिस्पॉन्स होगा वो कौन सा होगा? वो सेल मीडिएट होगा। यानी इवन हम ये बात जो कहते हैं कि जो टिश्यू रिजेक्शन है वो भी किस वजह से होती है? वो भी है बिकॉज ऑफ द सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स। क्योंकि जो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स है उसको एक्टिवेट भी यही सेल्स यानी हेल्पर टी लिम्फोसाइट कर रहा होता है। तो ये दो तरह के हमारे जो है वो इम्यून सेल्स हैं, टी सेल्स और बी सेल्स, और उसमें जो है वो टाइप ऑफ द इम्यूनिटी। इसमें ओवरऑल क्वेश्चन किसी को है तो आप बता दें। जी। सर वो जो आपने क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज बताई थी वो किस बेस पे बताई जी। थी? जी। जो दोबारा क्लासेस बोले। ऑफ एंटीबॉडीज बताई थी वो किस बेस पे बताई थी? क्लासेस ऑफ एंटीबॉडी जो है वो कांस्टेंट रीजन की बेस पर है। सर जो आपने स्टार्ट में बताया था इन्फ्लेमेशन में हिस्टामिन का, वो दोबारा बता दें। हिस्टामीन जो होता है ये ब्लड कैपिलरीज की स्पेस को बढ़ा दे, सेल के दरमियान स्पेस बढ़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है वहां से व्हाइट ब्लड सेल्स बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। और व्हाइट ब्लड सेल्स ज्यादा बाहर निकलने की वजह से वहां पे जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है। पकड़ पकड़ मैं नहीं जा। जी। और क्वेश्चन?
एनी क्वेश्चन? हिंदी बताएं, फिर आगे स्टार्ट करना है। वो कहते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी है, वो भी रहता है। यस सर, करवा दें स्टार्ट। अब इम्यूनिटी की जो टाइप्स होती हैं, दो तरह की इम्यूनिटी होती है। एक को हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरे को हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। एक को हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरे को हम कहते हैं पैसिव। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में एंटीजन के लिहाज से क्या फर्क होता है? दोनों में एंटीजन के लिहाज से कोई फर्क नहीं होता, बिकॉज इन बोथ केस जो एंटीजन है वो कहां से आती है? इन्वायरमेंट से आती है। फर्क कहां पर आता है? फर्क आता है एंटीबॉडी के लिहाज से। एक्टिव इम्यूनिटी में और पैसिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडी का डिफरेंस क्या होता है? पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस बाय बॉडी, बॉडी खुद बनाती है। जबकि इन पैसिव इम्यूनिटी जो है हम एंटीबॉडी को ऐड करते हैं फ्रॉम इन्वायरमेंट। अब इसके बाद एक्टिव इम्यूनिटी की फर्दर टाइप्स होती है। अब वो टाइप्स किस लिहाज से होंगी? फिर वो टाइप्स इस लिहाज से होंगी कि जो एंटीजन है ये बॉडी में कैसे आ रही है। अगर एंटीजन बॉडी में नेचुरली एंटर हो तो हम कहते हैं कि वो क्या है? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है। बिकॉज जब नेचुरली आती है, सोर्स बेसिकली क्या हो? नेचुरल हो। और नेचुरल सोर्स क्या होगा एंटीजन का? एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, या किसी वेक्टर के थ्रू। और इस केस में क्या होता है? पर्सन बीमार हो जाता है, ठीक होता है, और फिर वो रिकवर करता है। तो रिकवर करने के बाद जो इसमें इम्यूनिटी आती है ना, तो उसे हम कहते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। और अगर हम एंटीजन को आर्टिफिशियल वे से बॉडी में एंटर करें तो फिर उस इम्यूनिटी को हम नाम देते हैं, वो क्या है? वो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। और आर्टिफिशियल वे क्या हो सकता है? आर्टिफिशियल वे हो सकता है वैक्सीन। जी, इसमें कसम किसी को तो बता दें।
सर। अच्छा, अब बात है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी जो होती है इसको हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं दो तरह से। और पैसिव इम्यूनिटी में डिफरेंस वैसे ही जिस तरह भी हमने बात की थी एक्टिव इम्यूनिटी के लिहाज से, तो पैसिव इम्यूनिटी में डिफरेंस क्या होगा, यानी इसकी टाइप्स किस वजह से होगी। इसकी टाइप इस लिहाज से होगी कि इन्वायरमेंट से एंटीबॉडी ऐड हो रही है। तो एंटीबॉडी इन्वायरमेंट में किस तरह से आ रही है। अगर एंटीबॉडी नेचुरली जो है वो बॉडी में आए, नेचुरल सोर्स हो एंटीबॉडी का, और नेचुरल सोर्स जो है वो दो ही हो सकते हैं। एक नेचुरल सोर्स है मदर मिल्क, और दूसरा जो नेचुरल सोर्स है वो है प्लेसेंटा। बाकी जो है वो आर्टिफिशियल वे ही है, तो उसे हम नाम देंगे वो क्या है, वो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है। जस्ट लाइक जो एंटी सीरम हम यूज करते हैं, जो एंटी वेनम यूज होता है, इसके अलावा जो एंटी टेटनस है, ये सारे क्या हैं, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी के कहते हैं एग्जांपल्स हैं। और जितने भी एक्टिव एजेंट्स होते हैं ना, उनके लिए हम पैसिव इम्यूनिटी यूज करते हैं। जस्ट लाइक जो एंटी वेनम है और टेटनस है, ये बेसिकली एक्टिव एजेंट होते हैं, इसलिए इनके लिए आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का मेथड इस्तेमाल किया जाता है। दोनों में कंपैरिजन क्या है, दोनों में कंपैरिजन ये है कि एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है ये स्लो डेवलप होगी, लेकिन ये जो है वो क्या होती है, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग लास्टिंग होती है। पैसिव इम्यूनिटी वर्क रैपिड करती है, रैपिड वर्क करेगी, लेकिन जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए। जैसे कि टेटनस का इंजेक्शन है तो वो उसका टाइम ड्यूरेशन जो है अमूमन 6 मंथ का बताया जाता है। उसके बाद दोबारा अगर आप अल्लाह ना करे एक्सीडेंट किसी का हुआ है तो उसको दोबारा से जो है वैक्सीनेशन जो है अपनी करवानी पड़ेगी। तो ये हमारे पास टॉपिक आ गया टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। यहाँ पे इम्यूनिटी का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो। तो स्टार्ट से ये था ओवरऑल। जी नम्स के तो पहले ये एक टॉपिक हमारा, क्योंकि ग्रुप में जो आपने कहा था कि इम्यूनिटी करवा दें, और एक और टॉपिक कहा था, मैं देखता हूँ कौन सा दूसरा कहा था। आप लोगों ने इम्यूनिटी कहा था और दूसरा टॉपिक कहा था, तो टॉपिक कौन सा कहा था।
अब बता दीजिए कि दूसरे टॉपिक, क्योंकि मेरे ख्याल में अच्छा आप फाइनल बैच की हैं, ठीक है कोई मसला नहीं है। असल में ये कुछ टॉपिक इनके रहते थे तो वो आज वो कंप्लीट में हो जाएंगे, कोई नहीं रह गया अब इनका। ग्रुप लेंगे फिर ये जो रिमेनिंग टॉपिक इसके हैं नम्स के, वो एनिमिलिया है, प्लांटी है, प्रोकैरियोट्स है। सर सर्कुलेशन नहीं करना? सर्कुलेशन मैं करवा देता हूँ, मुझे मसला नहीं है। वो आप बच्चों ने कहा है कि बच्चों ने ग्रुप में कहा था कि रहने दे सर, मैं इसलिए जो है वो सर सर्कुलेशन करवा दें, बाकी तो हो जाएंगे फिर। चलो ठीक है, सर्कुलेशन करने की कल। आज काफी कुछ अच्छा खासा लेंथी टॉपिक हो गया। जी क्वेश्चन है तो बता दें फिर, तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफी मिनटी कंप्लीट हमने कर लिया है। वैसे सर्कुलेशन वो देखिए, मैंने भी चेक किया है, वो सारा मेरा ही लेक्चर हुआ हुआ है उसमें अपलोड यूट्यूब के ऊपर। तो फिर आप वहां से देख लें तो हमें नई प्रॉब्लम लगेगी, लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं मैं करवा दूंगा, कोई issue नहीं। आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफी है। बाकी इंशाल्लाह हम कल जो है ना वो टॉपिक सर्कुलेशन का, अगर आप कहते हैं ग्रुप में शेयर डिस्कशन कर लेंगे। जो आपने करना वो मुझे बता दीजिएगा, मैं करवा दूंगा। एक दो दिन के अंदर में हमें ये जितने भी कम बैक बैच उन लोग के टॉपिक्स हैं वो बल्कि कल देख लेते हैं, कल परसों एंड कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम जो है वो स्टार्ट कर देंगे नम्स के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं। प्रोकैरियोट्स मेरे ख्याल में है, और इसमें प्लांटी है और एनिमली है। चलो ठीक है फिर, अल्लाह हाफ़िज़।